नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम +2 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका लेसन नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, जब हमने पढ़ा इसका इंट्रो के बारे में कि समाज के बारे में जितने भी विद्वान हैं वो कहीं ना कहीं समाज के दृष्टिकोण को अपने साहित्य के माध्यम से या अपने स्रोतों के माध्यम के द्वारा उसको ऐतिहासिक परिलेख में प्रस्तुत है वो करवाते हैं, और उन्हीं के ही लिखे हुए जो यात्रा वृत्तांत है, जिन जिन घटनाक्रम के माध्यम के द्वारा जो विषय वस्तु उनसे संबंधित रहती है, समाज के या समाज के सामाजिक परिवेश से संबंधित, तो कहीं ना कहीं उनको अपने साहित्य स्रोतों के माध्यम से, सोर्स के माध्यम के द्वारा उनका समाज के सामने प्रस्तुत है उल्लेख किया जाता है, और उनके द्वारा जो दिए गए विवरण है वो कहीं ना कहीं सामाजिक अतीत के विषय के बारे में हमारी जो जानकारी है वो बढ़ाते हैं, और उनके द्वारा कुछ एनालाइज है वो कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो वर्णन किया गया है वो, जैसा कि हमने देखा था कि इसमें मुख्य रूप से 3 जो यात्रा वृत्तांतों के बारे में जो विद्वान उनका वर्णन किया गया है, जिसके अंदर एक अल-बिरूनी है, एक इब्न बतूता है और तीसरे फ्रांसिस्वा बर्नियर है, जो फ्रांस के यात्री हैं, उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले हमारा अल-बिरूनी के बारे में और उनकी जो किताब है किताबुल हिंद, उन्हीं के बारे में वर्णन और उसका एनालाइज है वो किया गया है। तो अल-बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में 1973 ईस्वी में हुआ था। तो लगभग 1973 ईस्वी के अंदर उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म है वो हुआ था। ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। तो जिस जगह पर इनका जन्म हुआ था तो ऑलरेडी जो ख्वारिज़म था वो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो माना जा सकता है, और इसी की बदौलत जो उन्हें शिक्षा के माध्यम के द्वारा अच्छी शिक्षित है वो प्राप्त है वो की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत अन्य शामिल थी, यानी कि अलग बहुभाषी के रूप में उसको जो पर्सनैलिटी थी वो विख्यात है वो मानी जाती है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। तो कई जो दार्शनिक माने जाते हैं यूनान के दार्शनिकों में, जिनमें काफ़ी अधिक पॉलिटिक्स के बारे में उल्लेख है, वो उन्होंने जानकारी या अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें प्लेटो सबसे प्रमुख माने जा सकते हैं। तो उनके द्वारा लिखे हुए अनुवादों का उन्होंने जो उर्दू भाषा के अंदर, अरबी भाषा के अंदर उन्होंने जो ट्रांसलेट करने के बाद उनकी भाषा का, उनके विचारों को पढ़ा था। सन 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गए थे। जिस तरीके से अफगान के शासक महमूद गजनी थे, तो उज्बेकिस्तान पर आक्रमण करने के बाद जो कई विद्वान और अन्य दार्शनिक थे, उनको महमूद गजनवी अपनी राजधानी गजनी है वो ले गए थे। और काफ़ी आपको पता है भी, गजनी के द्वारा किए गए आक्रमणों के द्वारा काफ़ी कुछ जो भारतीय इतिहासकारों या ऐतिहासिक जो स्रोतों का जो विखंडित है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ था। अल-बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसने यहाँ पर उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु
तक अपने बाकी जीवन यहीं बिताया था। यानी कि जो अल बरूनी था वो उज़्बेकिस्तान से था और महमूद गजनवी उसको गजनी लेके गया था, और उसके जन्म से लेकर 70 वर्ष की आयु तक उसने अपना जो पूरा जीवन है वो गजनी शहर के अंदर ही उन्होंने अपना जो जीवन यापन है वो बिताया था। तो अफ़गानिस्तान की जो जो माहौल था, जो अल ब्रूनी को वो काफ़ी कुछ पसंद उसने सहज है वो हो गए थे। गजनी में ही अल ब्रूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित की थी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। 8वीं शताब्दी से संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान गणित चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद है वो होना लगा था। अब गजनवी के किए गए आक्रमण के द्वारा उनको पता था कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो कई रूप से विकसित मानी जा सकती है, और जो वहाँ की खगोल विज्ञान और गणित और चिकित्सा से संबंधित जितने भी कार्य प्रणाली है जो बनाई और रचित की गई थी उसके बारे में उन्होंने जिज्ञासा अल बरूनी के माध्यम के द्वारा उसको पूर्ण विकसित करने के लिए वो बनाया था। और कहीं ना कहीं वो इन अन्य संबंधित कार्यों के लिए उसका जो जिस तरीके से अनुवाद किया जाता था चिकित्सा से संबंधित गणित से संबंधित, वो अल बरूनी काफ़ी बढ़ चढ़ इसमें हिस्सा ले रहे थे। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों से आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अब जिन माध्यमों के द्वारा गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के बाद और जो हमारा पंजाब का जो इलाका है भौगोलिक संस्कृति है काफ़ी कुछ उसमें संपर्क स्थापित करने के बाद जो विश्वास और जो वातावरण का माहौल बना था, तो उसके अंदर अल बरूनी ने भारत के प्रति जो जिज्ञासा ज़्यादा अधिक बढ़ी थी और उनके साहित्यिक स्रोतों का जो अध्ययन करने के लिए उनमें रुचि है वो पैदा हुई थी। अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। अब जिन जिन माध्यमों के द्वारा जब गजनवी का अल बरूनी के पंजाब के साथ संपर्क स्थापित होने के बाद और उनके बाद वैसे ही पंजाब का जो कल्चर है थोड़ा सा समृद्ध माना जा सकता है हमारे नॉर्थ भारत के अंदर और अन्य जो राज्यों की तुलना में, तो उनके जितने भी बिताए हुए जो समय काल था उनमें काफ़ी उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर जब टाइम स्पेंड किया था, तो संस्कृति धर्म दर्शन ज्ञान बौद्धिक साहित्य और ब्राह्मण पुरोहित, तो इनसे उनके जो ज़्यादा से जो संबंध है वो काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे, क्योंकि अल बरूनी वैसे ही जो तीव्र बुद्धि के थे और स्टडी में उनकी काफ़ी जो रुचि इंटरेस्ट है वो देखा जा सकता है। और उसके माध्यम के द्वारा जो किया गया उनका जो अध्ययन है वो उसको साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से ज़्यादा उनको विकसित करने के लिए आपसी समझ पैदा करने के लिए वो कारगर साबित है वो हो रहा था। और भारत की प्राचीन संस्कृति को वैसे ही महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है जिन वजह से जिन कारगर स्थितियों की वजह से इनकी जो बनावट शैली है वो काफ़ी प्राचीन रही है हमारी, तो इसकी वजह से जो बिताए गए उनका रिलेशन था संबंध था वो काफ़ी प्रगाढ़ हो गया था। और वो जितना ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे थे भारतीय संस्कृति के अंदर, तो उतनी जो उनकी जो भारत के प्रति रुचि थी साहित्य था उनमें नई नई जानकारियाँ थी, वो काफ़ी कुछ उनको जानने के लिए अग्रसर है वो कर रही थी भारत की संस्कृति के लिए और भारत के साहित्य के बारे में। हालांकि उनका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उन्होंने पंजाब तथा उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्राएं वो की है। लेकिन अल बरूनी के साहित्य को स्रोतों के माध्यम के द्वारा कोई फिक्स इनकी जो निश्चित कार्यकाल है वो नहीं माना जा सकता और स्पष्ट उनका उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। लेकिन किए गए उल्लेखों और किस्सों और कहानियों के माध्यम से और दिए गए साहित्य के द्वारा जब उनका उल्लेख मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो नॉर्थ और जो पंजाब के इर्द गिर्द विकसित हुई थी और उनके द्वारा किया गया जो
भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया था, और काफ़ी कुछ उन्होंने भारत के संदर्भ में जो जानकारी थी वो इकट्ठी उन्होंने की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। अब जिस समय काल के अंदर वो अपने यात्रा वृत्तांतों के बारे में जब विचार व्यक्त करते थे, उनके बारे में, उन यात्राओं के बारे में लिखते थे, बताते, तो अरबी भाषा का जब सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था, जो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित है, और जो जितने भी उन्होंने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया था वो अरबी साहित्य के अंदर ही उन्होंने किया था। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वेलगा नदी तक फैले क्षेत्रों तक संबंधित है, यानी कि जो जिन परिस्थितियों और स्थितियों का उन्होंने वर्णन किया गया था वो हमारे सहारा रेगिस्तान से लेकर और उत्तर में वोल्गा नदी के जो मध्यजबी क्षेत्र है, जो एरिया है, जो भौगोलिक हमारी संस्कृति है, उन सभी का वर्णन उनके माध्यम के द्वारा उनके जो यात्रा वृत्तांत में मुख्य रूप से बताया गया है। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी के कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई लोग, अन्य लोग समुदाय ऐसा कर चुके हैं। अब जिन अध्ययनों के बारे में, उनका उल्लेख के बारे में वर्णन किया जाता है, तो लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अन्य जो विद्वानों के द्वारा उनका उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया, उनके द्वारा उसको समझा और जाना जा सकता है, और उनके दिए गए तथ्यात्मक अध्ययनों के द्वारा ही उनका जो वृत्तांत है उसको माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो अल बिरूनी का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके दिए गए वर्णन के बारे में हमने पढ़ा, और उनकी जो किताब है किताबुल हिंद, उसके बारे में जो अध्ययन है वो कल वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरा वीडियो अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल स्टडी विद दीपक को, उसके सब्सक्राइब कर लें और दी गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि जो लॉकडाउन की स्थिति है वो थोड़ी एक्सटेंड होगी आगे। आज 18 मई को जब ये वीडियो बना रहा हूँ, कल शाम को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बार थोड़ा लॉकडाउन की जो स्थिति थी थोड़ी चेंज थी। इस बार जो लॉकडाउन की स्थिति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक्सटेंड करते हुए राज्य सरकारों के द्वारा इसका जो एक्सटेंड है वो की गई है, यानी कि 31 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है, और सरकार के द्वारा कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। रेलवे और बसेस के लिए भी कुछ रियायती हैं वो बताई गई है। तो पूर्ण रूप से तो इस लॉकडाउन की स्थिति को मान के चल सकते हैं कि ये वाला लॉकडाउन है ये पूर्ण रूप से जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की स्वैच्छिक नीति के ऊपर माना जा सकता है। राज्य के जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो शक्ति बनाने की कोशिश की है वो राज्य की इच्छा के ऊपर इसको ज़्यादा छोड़ा गया। तो आई होप गाइडलाइन जो जारी की गई उसका आप पालन करोगे। लेकिन चलो, ये तो जो पैंडेमिक स्थिति है ही यही है। इसके अलावा अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, जितना हो सके अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स है वो 1 बाय अपने वीडियो के हिसाब से बनाते रहें, उनको रिवाइज करते रहें, और जितने भी आपके चैप्टर हो चुके हैं तो उनको अपना रिवीजन करते रहें। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने टीचर को मैसेज या कॉल कर सकते हो और उनसे कुछ क्वेरी है वो पूछ सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि +2 की आपकी स्टडी है, वैसे भी तो बोर्ड एग्ज़ाम है, और जैसे आपको पता है कि 250 के 234-35 पीरियड होते हैं, हमारे डेज होते हैं, तो वो शायद सरकार की जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति क्लियर होती है तो 31 मार्च तक इस सेशन को वो कंप्लीट करना चाहेंगे, और इस सेशन को आगे एक्सटेंड है वो नहीं करना चाहेंगे। तो सरकार की योजना यही है। तो जैसे भी है अपनी सरकार अपना कार्य कर रही है, हमें भी अपना कार्य वो पूर्ण रूप से करना चाहिए। तो अपनी स्टडी करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, अपने आप को जितना टाइम आप दे सकते हो स्टडी के लिए, 5-6 घंटे 7 घंटे, आप जितना आपके पास टाइम है, और उसका बेहतर उपयोग करिए। अपनी
ये तो स्टडी आपने करनी करनी आगे +2 के बाद आपको अच्छे नंबर लेने, उसके बाद आपकी जो भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो तो वो भी आप कुछ उसकी जो जानकारी है वो ले सकते हो इधर उधर। आजकल तो सोर्स बहुत हैं, टीचर हैं और यूट्यूब, मोबाइल पे सोशल मीडिया, उनसे आपको काफ़ी सारी जो इंटरनेट के माध्यम के द्वारा आपको काफ़ी जानकारी है वो मिल सकती है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने आप को बिजी रखें, पढ़ते रहें, बिजी रखें, जितना हो सकता है अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहें। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।